आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में बना इतिहास। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही पेश हुआ बजट। सीएम धामी ने बतौर वित्त मंत्री 1,11,000 करोड़ का बजट किया पेश। सीएम धामी ने 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। पिछले वर्ष की तुलना में 11.41% अधिक रहा बजट। सीएम ने बताया संतुलित बजट। विपक्ष को रास नहीं आया उत्तराखंड का बजट। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने बजट को बताया कागजी और किताबी। कहा धरातल पर नहीं दिखाई देता बजट का कोई असर। सिलेंडर के दाम बढ़ने पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। गैस चूल्हा लेकर सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। सड़क पर रोटी सब्जी बनाकर जताया सरकार का विरोध। और गर्मियों की शुरुआत के साथ जंगलों में बढ़ी आग की घटनाएं। पिछले साल भी वन संपदा को हुआ था लाखों का नुकसान। इस बार प्रशासन ने बढ़ाई क्रॉस स्टेशनों की संख्या। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही विधानसभा में बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक है। चुनावी वर्ष के इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने जेंडर बजट में भी बढ़ोतरी की है, जिसे 16,961 करोड़ 32 लाख बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपए किया गया है। ये बजट ज्ञान मॉडल गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर आधारित बताया गया है, जिसे राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भराड़ीसैंण गैरसैंण स्थित विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 11.41% अधिक है। सीएम ने इसे संतुलित बजट बताते हुए कहा कि सरकार संकल्प से सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार को नमन करते हुए राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हम आगे बढ़े और लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और राज्य के इतिहास में विकास की निरंतरता को दर्शाता है। राज्य गठन के समय हमारी जो जीएसडीपी थी उसका आकार लगभग 14,500 करोड़ का था, जो वर्तमान में लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए अनुमानित हो गया है। और राज्य की आर्थिकी में राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जो अपने आप में राज्य का अनवरत रूप से जो विकास आगे बढ़ा है उसको भी दर्शाता है। और प्रति व्यक्ति आय 2000 और 2001 में मात्र 15,285 रुपये थी, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 2,73,921 रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हमारी वास्तविक विकास दर 7.23% यानी 7.23% अनुमानित है, जो भारत की आर्थिक विकास दर है उसके आसपास है। उत्तराखंड के बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस बार के बजट में मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया है कि हर विषय विभाग में जेंडर बजटिंग को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं और सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। देखिए, मातृ शक्ति सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रावधान तो ये है कि हर विभाग, यदि हम कहें कि पीडब्ल्यूडी विभाग, उसमें जेंडर बजटिंग हो सकती है क्या?
लेकिन वो जेंडर बजटिंग की गई है, ये अपने आप में स्वागत योग्य है। उसके माध्यम से महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, ये उनकी सोचने के लिए बाध्यता देती है। इसके अलावा हमारी महिला सशक्तिकरण विभाग से संचालित योजनाओं को बल मिला है। इसके अलावा छात्रावासों को बल मिला है। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालयों को बल मिला है, जिसमें हमारी महिला खिलाड़ी भी आती हैं, हमारे पुरुष खिलाड़ी भी आते हैं। तो ये बजट पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के दृष्टिगत भी और हमारे युवा और हमारे विरासत दोनों को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत जो है इसमें बजट में संपूर्ण प्रावधान किया गया है। और उत्तराखंड सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़े ने इसे कागजी और किताबी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट का धरातल पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता। बजट ये सिर्फ आंकड़ों का और किताबी बजट है, ये अखबारी बजट है। ये धरातल में कहीं उतरने वाला बजट नहीं है। जो सरकार महिला शक्ति की बात करती है, करोड़पति बहनों की बात करती है, महिला स्वयं सहायता समूह को गाड़ियों में भरकर रैलियों में ले जाती है, स्वयं सहायता समूह को क्या बजट देंगे उसमें नहीं है। हमारी जो आशा आंगनवाड़ी भोजन माता है, उनको बजट में क्या राहत मिलेगी, उनके लिए बजट में क्या प्रावधान है, उनको कैसे सशक्त करेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल होना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह, आपदा, पर्यावरण, खनन, परिवहन, शहरी विकास और आबकारी जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में उनका प्रश्नकाल न चलना विधानसभा के नियमावली के खिलाफ है। इमरजेंसी है कि सदन चलाना ही था, तो आज तो सोमवार का दिन है, बड़ा शुभ दिन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल था, वो क्यों नहीं चला रहे। गृह, आबकारी, खनन, आपदा, पर्यावरण, परिवहन, नगर विकास, कौन कौन से बड़े विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। तो अगर सदन चलाना था तो एक शुभ कार्य इस उत्तराखंड के लिए होता। 45 के लगभग विभाग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं और सोमवार को उनका प्रश्नकाल आना चाहिए, लेकिन अपना प्रश्नकाल ले नहीं रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो आज नहीं करने चाहिए। तो नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही हैं। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो इसे कॉर्पोरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का उपयोग कॉर्पोरेट बैठकों और बड़े आयोजनों के लिए भी किया जाए। मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा। और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे, उनको भी रहना चाहिए था क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए आपको बता दें, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगना ने कहा कि हरिद्वार में आयोजित जनसभा में हजारों लोगों की भागीदारी से साफ है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों और सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून
और निवेश बढ़ाने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सकारात्मक असर प्रदेश के विकास में दिखाई दे रहा है। कोरंगा ने विश्वास जताया है कि 2027 में एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था बहुत ऐतिहासिक था। जनता अपार उत्साह था। आप मैं तो वहां था उसमें कार्यक्रम में। अपार भीड़, अपार उत्साह लोगों के अंदर था। माननीय गृह मंत्री जी ने प्रत्येक संवाद किया और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि उत्तराखंड प्रगति की ओर है और आने वाले समय में भी उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो विपक्ष एकदम मुद्दाविहीन बातें करता है। उनके नेताओं के बारे में भी आपने सुना। मैं दिल्ली की यात्रा में जा रहा हूँ। एक हमारे बड़े नेता है कांग्रेस के, उनका आपने तो सुना ही होगा कि मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड में हम लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ये तो मतलब है उत्तराखंड में हम लोगों ने काम नहीं कर पाए। सही से उनका सीधा अगर आप ऐसा अर्थ निकालोगे तो। देहरादून में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया और रोटी सब्जी भी बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों, खासकर महिलाओं का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बारह साल से केंद्र में और 9 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगातार बड़े बड़े वादे करके बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार। 2014 में इन्होंने बोला था, लेकिन 2014 से लेकर लगातार जिस तरीके से खाने पीने के पदार्थों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर अभी आपने देखा होगा कि 65 रुपए घरेलू सिलेंडर और 125 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया गया। जो आम महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट इन लोगों को चाहिए, लेकिन आज आम महिलाओं का जो किचन का बजट है वो खराब हो चुका है। पूरे तरीके से जो महिलाएं हैं वो परेशान है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच आपको बताते चले कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पत्र एकत्रित हुए और इसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, जहां इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो पार्टी जनता के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। ये बड़ी विडंबना, बड़ी एक गरीब जनता के लिए एक जीना दुभर कर दिया इस सरकार ने। जिस टाइम 400-450 का सिलेंडर था, उस टाइम पर स्मृति ईरानी जी सिर में गैस सिलेंडर लेकर ढिढोरा पीटती थी। पूरे गली गली कोचों में हर जगह उस सिलेंडर को लेके जाती थी। लेकिन इस सरकार को ये शर्म नहीं आई। आज उसमें ईरानी है कहाँ? 1100-1150 रुपये तक इन्हें सिलेंडर पहुंचा, फिर 1100 में फिर सिलेंडर पहुंचा दिया है। आए गरीब का जीना दोभर कर दिया इन लोगों ने। भाजपा सरकार द्वारा जो लगातार महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, अभी डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस, जो कि हर व्यक्ति की अति आवश्यक सेवाएं हैं, इन पे लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और आज भाजपा सरकार द्वारा हमारे देश का मस्तक नीचे करने का काम किया जा रहा है। जो रूस द्वारा तेल खरीदने की बात चल रही है, वह भी अमेरिका की सहमति पे है तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। सरकार का पुतला इसलिए फूंका है कि जिस तरीके से अचानक गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं और एक महिला के घर की गृहिणी के किचन पे जिसका सीधे सीधे असर पड़ रहा है, और महंगाई वैसे ही चरम पर है और इससे और जो है उसका बजट गड़बड़ाया जाए, इसके विरोध में हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। जबकि ये गैस के दाम बढ़ाने का अभी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि सरकार के पूर्व में आदेश हैं कि करीब 40-45 दिन का स्टॉक उनके पास होना चाहिए। तो उन्होंने जो
कच्चा माल जो है कम रेट पे खरीदा है तो उसको वो बढ़ा करके बेच रहे हैं, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इन लोगों ने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए गैस के दाम बढ़ाए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे अब मोबाइल को, टीवी को ज्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए वक्त बचा ही नहीं है। आप या तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं या फिर अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको दो ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप परिवार पर जरूर ध्यान देना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक 6 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। पूरा परिवार गम में सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। आखिर क्यों 6 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर यह हत्या किसने की? गौर से सुनिए। यह हत्या उसके चचेरे भाई ने की, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी बहन से जलता था, जलसी करता था, जिसे फोबिया था कि घर के लोग उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठाया? क्या ख्याल आया होगा उसको? कैसे उसने सब ये प्लान किया होगा? बच्चा कई दिन से एक सीरियल किलर वेब सीरीज देख रहा था, जिसे देखकर उसने पूरा प्लान मन ही मन बना लिया कि कैसे उसे अपनी बहन को मारना है। उसने पहले बहन के साथ गेम्स खेले, खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वो अपनी बहन से इतनी नफरत करता था कि उसने सिर्फ गला घोंटकर मारा ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। उसने पुलिस को भी बताया कि सब उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, जिसे वो नहीं सह पाता था। उसने वेब सीरीज का नाम बताया और कहा इसी से सब कुछ सीखा है और ये सब अंजाम दिया है। अब आप बताइए, इसमें क्या सिर्फ उस बच्चे की गलती थी? घर के अंदर बच्चा मोबाइल में घर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है? वो बच्चों पर ध्यान दें, देखें कि क्या कर रहा है बेटा या बेटी। बच्चे के अंदर जब ये भावना आ रही थी कि परिवार बहन से ज्यादा प्यार करता है, तब किसी ने क्यों इस बात को नहीं समझा, क्यों ख्याल नहीं रखा? अब ऐसा ही एक और मामला सुनिए, उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले का। यहां ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर कॉलेज के एक छात्र ने अपने माता पिता और बहन की पत्थर से हमला कर कथित रूप से हत्या कर दी। उस लड़के की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो अपने माता पिता और बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि वो उसे मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर वही सवाल और वही बात, कहां हैं आप लोग? आखिर क्यों आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अपना समय बेहतरीन बनाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय से पहले उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं? ये मोबाइल सिर्फ उनको नहीं, आपको भी बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन या सोशल मीडिया खराब है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समय से पहले कोई भी चीज किसी को देना गलत है। आपको ध्यान देना होगा बच्चे का इंटरेस्ट कहां जा रहा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो क्या देख रहा है, उसे कहां जाना पसंद है। कहीं घर पर वो किसी बात से असहज तो नहीं महसूस कर रहा। ये सब कुछ जिस दिन आप देखना समझना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन के बाद आपके बच्चे में और आप में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना कि संतान घर के दीपक होते हैं, पर यदि दीपक को गलत जगह रख देंगे तो वो घर को जलाकर राख कर देगा। इसलिए परवरिश पर ध्यान दें, बच्चों के साथ समय बिताएं। नमस्कार। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में देहरादून में भी महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि ये बिना कार्यकर्ताओं वाली रैली थी और केवल चुनावी माहौल में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आईना तोड़ने से शक्ल और अच्छे कामों की उपेक्षा करने से अकल कभी नहीं बदलती। जो इनकी अकल है ये उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं तो ये दंग मान रही हूँ कि रैली किसके साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, नेता ही गण बचे हुए हैं। तो उन सब चीजों को लेकर ये अब नेतागढ़ रैलियां ही निकाल रहे हैं। और 2027 नजदीक आते ही इनको इन सब चीजों की चिंता क्यों सवार हो जाती है? उससे पहले ये कहाँ पे रहते हैं नदारद। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने इतिहास को इन्हें खंगाल कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से गांधी परिवार के एक शख्स ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और राज्य में आते आते वो 10 पैसा या 15 पैसा रह जाता है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को दिवाले खाल में ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल गैरसैंण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। तो स्पष्ट हमारा मानना ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जब इसे एक ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया है तो यहाँ सिर्फ सत्र करने तक क्यों सीमित हैं ये लोग? यहाँ पूर्ण रूप से राजधानी को क्यों नहीं चला रहे हैं? अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो पूरा सिस्टम यहाँ लाइए, मुख्यमंत्री यहाँ बैठिए, उनके मंत्री संतरी बैठिए, तब जाके तो क्षेत्र का विकास होगा। सिर्फ एक हमारे पहाड़ियों को ठगने के लिए 1 दिन का 2 दिन का सत्र करके और यहाँ से चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, 17 रुपए खर्च कर देते हैं। और ऋषिकेश के शिवाजी नगर बापू ग्राम 20 बीघा मीरा नगर और अमित ग्राम के निवासी पिछले 58 दिनों में अपने आशियानों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बापू ग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ने हवन यज्ञ कर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की। जहां इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। मेरा नाम पूर्णिमा बडोनी है बेटा। हमें आज 42 साल हो गए यहाँ आए, 3 पीढ़ी हो गई मेरी यहीं। आज घर से बेघर कर रहे हैं हमें, है ना। आज 75 साल हो गए इस कॉलोनी की बसे हुए, आज तक कहाँ थे वन विभाग वाले। और अब कहाँ जाएंगे बेटा? क्या क्यों नहीं कर रहे सुनाई सरकार? बोलो, हम तो रो रहे हैं। आज 2 महीने हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए। नाम अविनाश सिमल्टी है और ये हमें लगभग 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे। अभी हमने इसको मतलब औपचारिक रूप से धरने का नाम नहीं दिया है। अभी हमारी सभा चलती है यहाँ पे, हम सब लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, आगे की रणनीति बनती है, इसलिए हम लोग बैठते हैं। तो इसी में हम लोग जैसे रोज ये काम कर रहे हैं। आज हमने विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, उसके लिए हमने पूरी विधानसभाएं, खाली एक ही विधानसभा नहीं, उत्तराखंड की जितनी भी विधानसभाएं, सारे विधायकों को भगवान शक्ति दे। अब तक 2 महीने के बावजूद भी जो नाम हमारे क्षेत्र का जो है विधानसभा के अंदर नहीं लिया जा रहा है, ना अध्यादेश लाने के लिए जो विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। और आज जो है बजट सत्र जो आरंभ हुआ है, हमारा मानना ये है, हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं और जो हमारे अन्य जो विधायक हैं पक्ष के विपक्ष के, ये सभी लोग जो है एक मत एक मन एक चित होकर के हमारे क्षेत्र को जो है राजस्व क्षेत्र घोषित करने के लिए जो है प्रयास करें, वहां पर चर्चा करें। आज हमें जो है सरकार के आगे दर रानीखेत तहसील के दुरस्त गांव खरकिया में वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि जंगल के बीचों बीच भारी मात्रा में पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इस मामले में डीएफओ दीपक सिंह ने कहा है कि खनन वन क्षेत्र वन पंचायत या फिर नाप भूमि में हो रहा है, इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसमें आपने अभी आपने मेरे को इन्फॉर्म किया है, तो इसको जांच करा लेते हैं कि नाप एरिया में है या वन पंचायत में है या फॉरेस्ट एरिया में है। उसी के हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फाइनल तो कुछ तो हमारे से सही बात कि जंगल है नहीं है। नहीं, मैंने बताया अभी अवर उजाला को बताया था, दैनिक को बताया था, मैंने कहा कि रिपोर्टिंग करें तो उसके हिसाब से ही करेगा। हम नहीं करेंगे, आप कुछ ये मेनली दिखा, कभी कभी कोई दिखा देता ना, हजारों हेक्टेयर जंगल जल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।